बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका कहानी का आज हमारा लेक्चर 4 है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें जो है पहले मैं थोड़ा सा खुलासा करता जाऊँ। लेक्चर 1 2 3 जो हमारे हुए उसमें पहले लेक्चर में हमने मेरा ये मानना है कि जब तक हम अगर तारीख को पढ़ रहे हैं तो एक तरतीब के साथ चलना चाहिए, और अगर किसी ने पहले 3 लेक्चर नहीं लिए तो वो काइंडली वो लेक्चर और वीडियोस को गो थ्रू कर ले ताकि ये चौथा लेक्चर बेटर अंडरस्टैंड हो सके। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था, तो उसने किस तरह इटली से स्पेन गया, स्पेन की मलका बादशाह से मदद लेके वो यहाँ आया, यहाँ के जजायर को जो है वेस्ट इंडीज़ के जितने जजायर आते हैं उसको जो है उसने किस तरह फ्रांस के कब्जे में किया, फ्रांस को वहाँ पे कॉलोनियल पावर बनने का मौका दिया। फिर दूसरे उसमें हमने देखा कि किस तरह बरतानिया जो है ब्रिटिश या इंग्लैंड जो है वो किस तरह इन इलाकों में आया अमेरिका की सरजमीन पर, तो उसने किस तरह अमेरिका की जो 13 मेजर कॉलोनीज थी उनके ऊपर अपना कब्जा किया और इन 13 कॉलोनियों में वो एज अ कॉलोनियल पावर बना और अपना इंडिपेंडेंट जो है सोवरेंटी उसने यहाँ पे इख्तियार कर ली। फिर तीसरा लेक्चर जो हमने लिया उसमें हमने देखा कि किस तरह अमेरिको वेस्पुची ने जो बाकी अमेरिका की ज़मीन थी और ख़ासतौर पे जो दो बड़ी रियासतें थी इस इलाके में, मैक्सिको के इलाके में जो एस्टेक एम्पायर थी और उससे नीचे फिर कोलंबिया पनामा से नीचे जो पट्टी सारी चल रही है, कोलंबिया और पीरू अर्जेंटाइन, ये सारे इलाकों में किस तरह जो है इनका एम्पायर को स्पेन ने ख़त्म किया। तो ये हमारे 3 लेक्चर थे। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं अपना चौथा अमेरिका कहानी। तो बच्चों ये कहानी शुरू होती है 1750 से। हमने देखा कि अमेरिका की सरजमीन के ऊपर बरआज़म अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ यूरोपीय कुव्वतों ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली थी। उसमें अमेरिका जो बरतानिया है ये सरफहरिस्त था, फ्रांस था, डच लोग थे, ठीक है। तो इन अब हुआ ये कि 1750 की जो सारे ये 10 साल हैं 1750 से आगे, इन सालों में यूरोपीय कौमें जो यहाँ पे बरआज़म अमेरिका में आई हुई थी वो आपस में ही अपनी अपनी कॉलोनीज की जो जो इलाके उनके कब्जे में थे उन इलाकों की सरहदों के ऊपर, हदूद के ऊपर, टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऊपर ही उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और हुआ क्या, फ्रांस और बरतानिया की लड़ाई होने लगी। मेजर यही लड़ाई हुई इस 1750s में, और सबसे मशहूर जो इसको 7 साल वार भी कहा जाता है, 7 ईयर वार तारीख में याद है। तो 1756 से ये 7 ईयर वार शुरू हुई और 1763 को ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के ऊपर ये ख़त्म हुई। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस क्यों पेश आया, ये 1756 से बरतानिया और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे अमेरिका की सरजमीन में। बरतानिया की अपनी कॉलोनीज थी, फ्रांस की अपनी, तो इन कॉलोनीज की हदूद के ऊपर इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हुए। 7 साल ये चले। 1763 के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस तय पाई। ट्रीटी ऑफ पेरिस की मेन जो बात थी वो यही थी कि जब ये तय पाई कि फिर जो फ्रांस है उसको बरआज़म अमेरिका से किस तरह निकाला जाए, तो और किस तरह जो है फ्रांस को फिर निकाला भी गया इस ट्रीटी के तहत। जो खासतौर पे जो मेनलैंड के इलाके हैं ऊपर नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहाँ पे फ्रांस की कब्जा था और उस पर फ्रांस ने उन इलाकों में अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, वहाँ से फ्रांस को निकाला। फिर ये साइड पे मिसिसिपी का जो ईस्ट का इलाका है वो सारे का सारा फ्रांस से वापस ले गया और फ्रांस को यहाँ से भेजा गया, अमेरिका से निकाला गया। तो अब ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, फ्रांस का तो पता साफ कर दिया बरतानिया ने। अच्छा, अब क्या हुआ, हुआ ये कि अब 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ और 7 ईयर वार खत्म हुई। अच्छा, इस मजे की बात, इस 7 साल वार में खास तौर पे, और जो इससे पहले 1750 से ये वार शुरू हुई है, इसमें अमेरिका के लोगों ने, जो नेटिव कबीले थे, उन्होंने अपनी अपनी इलाकों में अपनी अपनी मर्जी की यूरोपियन पावर्स का भी साथ दिया। तो ये खाली यूरोपियन पावर्स आपस में नहीं लड़ रही थी, बल्कि जो नेटिव अमेरिकन थे वो भी इनके साथ ऐड हो रहे थे और किसी ना किसी पावर के साथ मिलकर दूसरी यूरोपीय कौम के खिलाफ लड़ रहे थे। खैर ये खत्म हुआ 1763 में। अब बरतानिया यानी द ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पे रूल हो गया। जो फ्रांस की ज़मीनें थी वो ज़्यादा बरतानिया के हिस्से में आई और कुछ ज़मीनें उसने अमेरिका को छोड़ी और वो भाई साहब फ्रांस यहाँ से चल दिए, उनको चलता किया इसने ट्रीटी ऑफ पेरिस ने। खैर अब बरतानिया ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि ये जंग तो हमने लड़ी अमेरिका के लोगों की हिफाजत के लिए और यहाँ पे अमेरिका के लोगों को फ्रांस की जो है जुल्म और बदबरियत से बचाने के लिए, और हमने फ्रांस की कॉलोनी ख़त्म की, लिहाजा जंग पे जो खर्चा आया है वो खर्चा क्यों ना अमेरिका के बासियों से पूरा किया जाए। लिहाजा इसी बात पे इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है कवानीन पास करने शुरू किए और उन्होंने इन कवानीन को यहाँ पे लागू किया अमेरिका के अंदर अपनी अपनी कॉलोनीज में कि यहाँ से टैक्सेशन इकट्ठी की जाए। तो हम देखते हैं कि फ़ौरन ही जंग खत्म होने, ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 63 में, इसके फ़ौरन 2 साल बाद 1765 में जो है स्टैम्प एक्ट आ गया, बरतानिया के पार्लियामेंट ने पास करके इधर अमेरिका में लागू किया कि जितने पेपर यूज़ होंगे अमेरिका के अंदर, पेपर यानी कागज़, वो किसी भी सूरत में यूज़ हो रहे हों उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये 65, अब बरतानिया का मोटो क्या था असल में कि जो जंग में खर्चा हुआ बरतानिया का, वो खर्चा चूंकि अमेरिका के लोगों अमेरिका की सरजमीन पे हुआ, लिहाजा ये यहीं से ही पूरा किया जाना चाहिए।
खैर यहाँ पे चलता रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने सेकंड ईयर में शायद आप बच्चों ने पढ़ा होगा कि किस तरह जो बरतानिया जब इधर हमारे बड़े सगीर पाको इन पे हुकूमत कर रहा था, तो यहाँ 1947 से पहले तक जो है वो, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के एक्ट से पहले तक जो है वो तनख्वाहें, वो लोग जो बरतानिया की पार्लियामेंट में बैठे होते थे, जो मुशीर अमूरे इंडिया था, उसकी तनख्वाही भी इंडिया के खजाने से जा रही होती थी। हालांकि वो सारा साल बरतानिया की पार्लियामेंट में बैठे रहते थे, उसकी कौंसल भी पूरी की पूरी जो है, लेकिन तनख्वाहें उसकी जो है वो इंडिया के खाते थे। खैर यही काम उन्होंने यहाँ भी यही वाला काम कर रहे थे कि सारे के सारा टैक्स जो है, जंग का खर्चा जो है वो अमेरिका के लोगों से लिया जाए। 65 में इन्होंने स्टैंप एक्ट दिया, फिर 1767 में इन्होंने एक और एक्ट दे दिया। उस एक्ट का नाम है एक्ट है 1767 में टाउनशेंड एक्ट। इस एक्ट के तहत जो तय पाया वो ये चीज़ थी कि पेपर के अलावा जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली थी, जैसे कि गिलास, शीशा जो होता है, और गिलास और टिम्बर, लकड़ी और दूसरी चीज़ें जो हैं, पेंट के जो पेंट है, इन सारी चीज़ों पे भी उसने टैक्स लगा दिया कि ये जहाँ जब भी खरीदेंगे तो उस पर एक अलग से टैक्स लगा दिया बरतानिया ने। तो अब ये चीज़ें जो है अमेरिका के लोगों की बर्दाश्त से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होती जा रही थी। लिहाजा हमने देखा 1770 में, यानी 1770 में एक वाकया वकूफ़ पज़ीर हुआ जिसने अमेरिका की किस्मत जो है वो बदल दी। और अमेरिका, शायद अगर ये वाकया ना हुआ था तो आज अमेरिका ऐसा खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत के तौर पे हमें देखने को ना मिलता। 1770 में आखिर हुआ क्या था? 1770 में एक वाकया हुआ जिसका नाम दिया गया तारीख में बूस्टन मैसेकर। बूस्टन मैसेकर क्या था? ये बड़ी इंतहाई मुज़क्कर बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। हुआ ये कि जब इन टैक्सों की ये मामला शुरू हुआ, टैक्स लगाने, और अमेरिका के लोगों ने इस पर एहतजाज शुरू किया, रिकॉर्ड करवाना कि हम ये तमाम टैक्स नहीं देंगे। बरतानिया से बाकायदा फौज आई, बूस्टन की साहिल पे उतरी, और उन्होंने फौज ने जो है जोर जबरदस्ती से अमेरिका के लोगों से टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये सारे के सारे अमेरिका के जो लोग थे वो सड़कों पे आए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि नहीं भाई, ये टैक्स इतना ज़्यादा हम नहीं देंगे, हर चीज़ के ऊपर टैक्स बरतानिया का। तो इसी जो है एहतजाज में ये लोग एक इमारत के सामने, कांग्रेस इमारत के सामने खड़े हुए। वो इनका जो था कस्टम हाउस था उस वक्त बरतानिया का, अमेरिका के अंदर जो था, वहाँ पे खड़े हुए। तो वहाँ के पे जो बरतानिया के फौजी सिपाही जो खड़े थे पैदे पे, तो अमेरिका के लोगों ने उनके सामने एहतजाज किया, नारे लगाए, उनको स्लोगन्स उनके ऊपर कैसे, कुछ लोगों ने पत्थर और कंकर भी मारे एहतजाजन। तो एहतजाजन इसके उलट में बरतानिया की फौज ने क्या किया, उन्होंने 8 लोगों ने फायरिंग, ओपन फायरिंग की क्राउड के ऊपर, एहतजाज करने वाले क्राउड के ऊपर, अमेरिका के लोगों पर, जिसके नतीजे में 5 या 6 लोग मर गए। आप देखें, मैंने इसको मजाक का केस क्यों कहा कि इस 5 या 6 लोगों के मरने के ऊपर इन्होंने इसको द बूस्टन द मैसेकर का नाम दे दिया कि जनाब कत्ले आम हो गया 5-6 लोगों के मरने पे। और एक जो उस वक्त का मशहूर पेंटर था, उसने एक तस्वुराती तस्वीर बनाई जिसमें इस कस्टम हाउस के सामने अमेरिका वाले लोग खड़े हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और उस पर किस तरह गोलियां चल रही थी। ये तस्वीर पूरी 13 कॉलोनीज में जो है फैल गई, प्रिंट होके। अब जब इसकी कापीज फैली तो अब 13 की 13 कॉलोनीज को जो है एक नेशनल कॉज मिल गई, एक नेशनलिज्म की जो है उनके अंदर फिजा पैदा हो गई, और उन्होंने कहा कि हम बरतानिया के इस बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जो है इकट्ठे होंगे और लड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जैसे इस पेंटिंग ने भी बड़ा काम किया। और 1774 में जो है वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन जो पहला सदर था, उसने ये बात भी कही, उसने कहा कॉज ऑफ बूस्टन विल एवर बी कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ अमेरिका, कि अगर ये बूस्टन में ये वाकया ना होता मैसेकर का, तो शायद आज ये मामला इतनी जल्दी ना तय हो जाते और अमेरिका इतनी जल्दी अपनी आज़ादी की तरफ ना जाता। तो ये जो बूस्टन मैसेकर था, इसने बड़ा अहम रोल अदा किया अमेरिका के लोगों को के अंदर नेशनलिज्म और अमेरिका बरतानिया के साम्राज्य से अपनी आज़ादी को पाने के लिए। खैर 70 में हुआ, यानी 1770 में बूस्टन द मैसेकर का वाकया हुआ। फिर उसके बाद 1773 में एक टी एक्ट इन्होंने पास किया बरतानिया ने। मजीद अभी भी वही काम कर रहा है बरतानिया, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। 1773 में जो टी एक्ट पास किया, उसके तहत उन्होंने ये कहा कि इस अमेरिका की 13 कॉलोनीज के अंदर किसी और जो है कंपनी को इजाज़त नहीं होगी, ख़ासतौर पे जो यहाँ पे उस वक्त डच के लोग भी चाय सेल कर रहे थे, तो डच के लोग और कोई भी बंदा जो है डच से नहीं लेगा, सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ठेका दिया गया यहाँ पे कि उन्हीं की चाय यहाँ पे सेल होगी। ये कुछ ऐसा एक्ट था कि इसके खिलाफ लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने एहतजाज किया, और एहतजाजन बड़ा दिलचस्प उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया, जो बूस्टन के अंदर बरतानिया का जहाज खड़े हुए थे जिसके अंदर चाय थी, उस जहाज में से 45 टन चाय जो है वो समुद्र में
गिरा दी और इसको तारीख में कहा जाता है द टी पार्टी। वैसे जो चाय लवर लोग हैं उनके लिए ये बड़ी मजे की बात है। मैं सोचता हूँ कि अगर वो समुंदर जो है पानी के बजाय दूध का होता तो क्या ही मजा था, मुफ्त में चाय बहुत ज्यादा। खैर ये जो है पार्ट इस तरह उन्होंने 45 टन जो चाय बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजों में से समुंदर बुद्ध की, तो बरतानिया को भी गुस्सा आया। बरतानिया ने मजीद आगे कोसिव एक्ट्स पास करना शुरू कर दिए। उसमें उन्होंने क्या कहा, मुख्तलिफ जो मेजर बंदरगाहें थी जो इनको लग रही थी अमेरिका को, जहाँ से जो है तजारती मामला होते थे, उसने बंदरगाह बंद कर दी। बूस्टन की खासतौर पर बंद की। उसने कहा भाई जब तक यहाँ के लोग, अमेरिका के लोग हमारी इस नुकसान की है जो चाय इन्होंने समुंदर बुद्ध की है उसकी भरपाई नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे, तब तक ये बंदरगाह नहीं खोली जाएगी। ये 73 में जब ये वाकया हुआ टी पार्टी, तो 74 में एक और टी पार्टी होगी, यानी सेकंड टी पार्टी। अब हुआ ये कि दोबारा बोस्टन के लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज के चाय के जहाज आए हुए थे उसमें से फिर चाय उठाई और समुंदर बुद्ध कर दी। कमाल की बात हो गई। अब ये भी एक तहरीक हो गई। मैरीलैंड, साउथ कैरोलिना और दूसरी एक दो रियासतों में ये तहरीक जोर पकड़ गई और इन 3-4 रियासतों में के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने इन तीनों रियासतों में मजीद जो वहां पे चाय पड़ी थी उसको भी समुंदर बुद्ध करना शुरू कर दिया। तो बड़ी खतरनाक बात हुई जी। अब क्या किया जाए। अब 74 में ही, सितंबर 74 में जनाब ने, अमेरिका के लोगों ने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई फिलाडेल्फिया के अंदर। ठीक है जी। फिलाडेल्फिया हमने देखा ये पेंसिल्वेनिया का वो है, तो फिलाडेल्फिया में ये कांग्रेस आई। इसमें जो 13 में से 12 रियासतों के लोगों ने, 12 रियासतें, जॉर्जिया इसमें शामिल नहीं था, बाकी 12 रियासतों के नुमाइंदे गए। और उसमें जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, उसमें एक बड़ी मजे की बात हुई कि ये टैक्सेशन किस चीज का बरतानिया हमारे से ले रहा है। तो जब हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो नो टैक्सेशन विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ी मशहूर लाइन्स बोली जाने लगी कि बरतानिया हमारे पे रूल कर रहा है, ठीक है करे, लेकिन ये इतना ज्यादा टैक्सेशन और फिर इस रूल के नतीजे में बरतानवी पार्लियामेंट में हमारी कोई नुमाइंदगी भी तो नहीं है। तो ये खैर जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई अमेरिका की, जो 13 कॉलोनीज थे उनमें से जॉर्जिया के नुमाइंदे तो नहीं हुए, बाकी 12 कॉलोनीज के वफद डेलीगेशन गए, वो बैठे। उन्होंने एक मुतफ़िका तौर पर एक चीज जो है वो एलामिया जारी किया कि जनाब हम अपना क्या कहते हैं, अमेरिका बरतानिया हमारे पे हुकूमत करता तो करता रहे, लेकिन बरतानिया के लिए जो उन्होंने डिमांड्स की कि बरतानिया आइंदा से इस किस्म का कोई भी टैक्सेशन वाले कवानीन नहीं पास करेगा और यहाँ पे लागू नहीं करेगा। और जो ये टैक्सेशन के कवानीन उसने स्टैम्प एक्ट, टी एक्ट और दूसरे स्टैंडर्ड एक्ट जो पास किया 67 में और 65 में स्टैम्प एक्ट, ये सारे के सारे टैक्सेशन के कवानीन भी रिपेल किए जाएं, मनसूख किए जाएं और नेक्स्ट टाइम आइंदा से भी इस तरह का कोई कानून जो है बरतानिया पास करके यहाँ पे इन्फोर्स नहीं करेगा। तो ये मामला इस तरह हुए। ये फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की जो है वो थी, एलामिया जारी हुआ। फिर उसमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी फौज भी बनानी चाहिए। अब 13 कॉलोनीज को इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो उनके पास कम से कम अपनी फौज भी हो, और इन्होंने अपनी करेंसी भी इशू करने की बात की कि हम अपनी अलग से करेंसी भी इशू करेंगे। खैर पोस्ट ऑफिस कायम किए जाएंगे हमारे अपने। खैर ये मामला हुए, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस खत्म हुई। अमेरिका ने कुछ अपनी फौज भी, कॉलोनियल मिलिशिया का नाम दिया गया, जो हर कॉलोनी ने अपने अपने कुछ लोगों को फौज, प्राइवेट फौज भर्ती करना शुरू कर दी। जाहिर है अभी तो ये बरतानिया की फौज के अंडर थे और बरतानिया का ही रूल था इस पे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1775 में, 1775 के अंदर एक काम अनोखा हुआ, और वो अनोखा काम क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन वार, द वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस या रेवोल्यूशनरी वार ऑफ अमेरिका। इस जो वार की जो ये फिर वही 75 में इन 13 कॉलोनीज के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब हमें बरतानिया के खिलाफ, क्योंकि बरतानिया हमारी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के एलामिया को पूरे नहीं कर रहा और वही जोर जबरदस्ती और जुल्म कर रहा है, तो लिहाजा हमें इस 75 में जो कॉन्टिनेंट कांग्रेस में के लोग, जो कॉलोनीज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ये ऐलान किया कि एलामिया जारी किया कि अब हमें बरतानिया के खिलाफ अपनी जंग शुरू करनी चाहिए। लिहाजा जॉर्ज वाशिंगटन ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। जॉर्ज वाशिंगटन जो कि पहले बरतानवी फौज में सर्व कर चुके थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन को ही अमेरिका की ये जो छोटी छोटी इन कॉलोनीज की छोटी छोटी फौजें थी उनका जो है कमांडर इन चीफ बनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन 75 जॉर्ज वाशिंगटन ने बोस्टन के अंदर बरतानिया की फौज का जो है मुहासरा किया। ये लड़ाई चलती रही। अब एक चीज यहाँ पे, बरतानवी फौज के पास असला है और ताकत है, माइटी है, जबकि अमेरिका के लोग जो हैं इनके पास असला भी नहीं है और प्रोफेशनल जो है वो सोल्जर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका हिम्मत, हौसला और आज़ादी की जद्दोजहद, जॉर्ज वाशिंगटन बहुत ये मामला हुए, लड़ाई झगड़े चलते रहे। बाल आखिर जॉर्ज वाशिंगटन ने हुआ इस तरह के मुल्क के मुख्तलिफ बाकी 13 कॉलोनीज में भी
बाकी थे ना कॉलोनीज में भी बरतानिया की फौजों के साथ कहीं ना कहीं झड़पें जाले दी थी, तो वहां से फिर तोपें आई और असला जो ये लोग वहां पे उन बरतानिया की फौजों को हरा के अमेरिकन ने इकट्ठा किया, वो सारा का सारा असला फिर बोस्टन पहुंचा। फिर बोस्टन में एक जगह जॉर्ज वाशिंगटन ने जो बरतानिया का असला खाना था उस पर भी हमला किया, वहां से बड़ी तादाद में राइफल्स और जो है बारूद वगैरह इसने ले लिया। तो खैर बोस्टन के अंदर जो बरतानवी फौज थी उसको हरा दिया गया 70-75 में। फिर 1775 में ही जब बोस्टन में इसको हराया गया, तो फिर ये भाई साहब जो जॉर्ज वाशिंगटन है, इन्होंने बोस्टन की जंग जीतने के बाद न्यूयॉर्क में जो है वहाँ का जो दौर शुरू किया और न्यूयॉर्क में जाके बरतानवी फौज के साथ लड़ाई की, और वो लड़ाई भी जो है जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिका के लोग वो जीत गए। 2 जुलाई 1776 में जो एक बड़ी मशहूर उस वक्त की शख्सियत थी, रिचर्ड ली, उसने ये प्रपोज किया अपनी कांग्रेस के अंदर, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के इजलास के अंदर। उसने कहा कि जनाब 13 की 13 कॉलोनीज जो है अमेरिका की, उसको अब बरतानिया से आज़ादी इस हद तक, चूंकि ये बोस्टन में ये जीत चुके थे, बरतानवी फौज को हरा चुके थे, और एक दो और छोटी छोटी जो जगहों पे इन्होंने बरतानिया की फौजों को हराया, तो इससे इतनी जुर्रत हो गई और इन्होंने कहा कि ली प्रोपोजिशन जो हुई 2 जुलाई 1776 को, इसको हम ली रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने एक प्रपोज की एक बात कि हम 13 की 13 कॉलोनीज मिल के बरतानिया को यहाँ से भगा क्यों नहीं देते और बरतानवी साम्राज्य का खात्मा क्यों नहीं करते, और अपनी इंडिपेंडेंट कॉलोनीज एज इंडिपेंडेंट स्टेट अपना जो है हम अपने आप को डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते। लिहाजा ये 2 जुलाई और फिर 4 जुलाई, यानी एक दिन बाद 4 जुलाई ये इसने प्रपोज किया, फिर उसमें उसको ड्राफ्टिंग में लाया गया, लिखा गया तहरीर की सूरत में, और चुनाचा एक दिन बाद ही 4 जुलाई 1776 में ये जो है डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से ये एलामिया जारी हुआ, ये डॉक्यूमेंट जारी हुआ, और इसने अमेरिका की तारीख में बड़ी अहमियत इसको हासिल है, डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776, जिसके बाद जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि अमेरिका की जो 13 बड़ी कॉलोनीज हैं ये सारी की सारी आज़ाद हैं, इनको राइट होना चाहिए कि ये अपनी मर्जी से अपना मामला को चलाएं, और ये अब कॉलोनियल पाथ से निकल के जो एज अ कॉलोनी है उस स्टेटस से हम निकल के हम अपने आप को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट जो है स्टेट्स के तौर पे जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह अभी इस दौरान में वैसे जंगें चल रही हैं, ये नहीं है कि आज़ाद हुआ है, ये डिक्लेरेशन हुआ है, और लेकिन इन्हीं 13 कॉलोनीज में जंगें चल रही हैं बरतानिया के खिलाफ अमेरिका की। जी, तो ये अमेरिका की ये जंग बरतानिया की फौजों के खिलाफ चलती रही 13 कॉलोनीज में। न्यूयॉर्क के अंदर 3000, ये जो जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने 4 जुलाई 1776 को डिक्लेयर किया अमेरिका की 13 कॉलोनी से मिलके, तो बरतानिया के इससे के 3 माह के बाद फौरन ही 3000 के लगभग सिपाहियों के साथ बरतानिया ने न्यूयॉर्क पे अमेरिकी फौज पे हमला किया। अब इस फौज के साथ लड़ना, जाहिर है अमेरिका भी इतना स्टेबल फौजी तौर पे नहीं हुआ था और ऑर्गेनाइज्ड फौज नहीं थी इसके पास, तो और इतना टाइम भी नहीं हुआ था अभी इसको फौज बनाए हुए, तो लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अमेरिका ने बरतानिया की न्यूयॉर्क के अंदर बरतानिया की फौज को लाया हुआ। ये यहाँ पे ट्विस्ट आता है, रिवाइंड करें बच्चों अपने दिमाग को, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, और उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर बरतानिया ने फ्रांस और को यहाँ से भगाया। अब वही फ्रांस 1776 के बाद अमेरिका के लोगों की मदद कर रहा है। अमेरिका की जो थोड़ी बहुत फौज जिसका कमांडर इन चीफ जॉर्ज वाशिंगटन है, उसकी फौज कर रहा है फ्रांस, और फ्रांस और स्पेन की मदद से अमेरिका ने जो है जॉर्ज वाशिंगटन ने 20,000 के करीब अमेरिकी सिपाहियों के साथ न्यूयॉर्क में बरतानिया की फौजों का मुकाबला किया, और इस तरह 1781 को बरतानिया को न्यूयॉर्क के अंदर भी सिपाही हासिल हुई, और बरतानिया की फौजें जो हैं, जो बची कुछ लोग थे वो फौरन अपने अपने जहाज़ों में बैठ के और भागे। तो ये सारे मामला 1781 में फिर जो है जो जॉर्ज वाशिंगटन था, ये फातेह की हैसियत से, एक जीते हुए इंसान की हैसियत से, एक जीता हुआ कमांडर जिसने बरतानिया को हराया, उसकी हैसियत से न्यूयॉर्क में दाखिल हुआ। अब बच्चों, अब आके बरतानिया नेगोशिएशन पे आ रहा है कि जनाब आओ बैठ के मामला टेबल टॉक करते हैं, मामला को पॉलिटिकली जो है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के दौर में अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जूते खा खा के तालिबान से, अब फिर एंड पे आगे 2020 से के शुरू में और 18 से 17 से ही वो शुरू हो गया कि मुज़ाकरात करें, आओ जी टेबल टॉक करें, और फिर एंड पे गंदा होकर निकला अफगानिस्तान से अमेरिका। बिल्कुल इसी तरह
कुछ वक्त पहले जो जब हम बात कर रहे हैं 70-81 में बरतानिया ने जब यहाँ से अच्छे जूते खाए और अमेरिका की फौज से बहुत गंदे तरीके से पीटी ये क्यों, क्योंकि हमने देखा उसमें फ्रांस और स्पेन ने भी अमेरिका की मदद की, बाकायदा अमेरिका के सिपाहियों को ट्रेनिंग दी, फौजी असला दिया और उनकी पूरी इवन के फ्रांस के सिपाही भी अमेरिका के सिपाहियों के साथ मिलके जो है बरतानिया के खिलाफ लड़े। तो ये तमाम मामला हुए। फिर 82 में 1782 में भाई साहब बरतानिया टेबल टॉप पे आ गए और टेबल टॉप चलती रही, महीनों चला। खैर 17 1783 में जो है ये ट्रीटी ऑफ पेरिस तय पाई और इस ट्रीटी के अंदर जो है बरतानिया ने जो अमेरिका पे अपनी हुकूमत है और 13 कॉलोनीज जो इसने बनाई हुई थी उससे बरतानिया ने जो है विड्रा कर लिया और उसने जो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस तय पाई इसमें बरतानिया ने डिक्लेयर किया कि वो यहाँ से चला जाएगा और इन 13 रियासतों को आज़ाद कर देगा। और यहाँ पे बच्चों मज़े की एक बात, 1783 के अंदर बरतानिया की पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया था कि भाई जान छुड़ाओ, अमेरिका को छोड़ो, वापस आओ। जबकि बरतानिया में जो उस वक्त भी मोनार्की थी, जो उस वक्त का बादशाह था, वो राजी नहीं था अभी। ये बरतानवी पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन थी और उस कानून के तहत भी ये सारी की सारी बरतानिया ने अमेरिका को गुड गुड बाय बाय कहा और भाई साहब वापस आ गए। फिर हम देखेंगे, यहाँ तक आज की हमारा तीसरा एपिसोड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह अमेरिका का आइन बना और किस तरह अमेरिका एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।